हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे प्रावस्था संक्रमण एवं एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में। यह अध्याय 6 रासायनिक ऊष्मागतिकी का ही अगला टॉपिक है। तो इसमें प्रावस्था संक्रमण को सबसे पहले समझते हैं। तो किसी भी पदार्थ की 3 प्रकार की प्रावस्था होती है, ठोस होगा, द्रव होगा या फिर गैस रूप में। तो जब ठोस को द्रव में परिवर्तित करेंगे या फिर द्रव को गैस में परिवर्तित करेंगे या फिर ठोस को गैस में परिवर्तित करेंगे, तो जो भी उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा वही कहलाता है प्रावस्था संक्रमण। और जब हम लोग ठोस को द्रव में या द्रव को गैस में और गैस को ठोस में या फिर ठोस को गैस में परिवर्तित करेंगे तो उन सब को जो है कॉमन रूप से क्या बोलेंगे, हम लोग प्रावस्था संक्रमण बोलते हैं। तो प्रावस्था में जब परिवर्तन होगा तो उस समय एंथैल्पी के मान में जो भी परिवर्तन होता है या तो उस अवस्था में उसमें बाहर निकलेगी या फिर बाहर से उसमें अंदर अवशोषित होती है। तो जो भी उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वही कहलाएगा उस प्रावस्था की एंथैल्पी परिवर्तन। तो इसको परिभाषा रूप में देखेंगे तो प्रावस्था परिवर्तन के दौरान होने वाला परिवर्तन ही प्रावस्था संक्रमण की एंथैल्पी कहलाता है। और जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है उसी को सामूहिक रूप से हम लोग प्रावस्था संक्रमण या फिर अवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जो ठोस रहता है उसको हम लोग उसकी अवस्था को बदलेंगे तो ठोस को द्रव रूप में लाएंगे। जैसे बर्फ रहता है फ्रिज में, उसको अगर गलाएंगे तो गल करके द्रव में बदल जाता है। तो उस अवस्था में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगी उसको बोलेंगे गलन की एंथैल्पी। तो पहली अवस्था का हम लोग परिवर्तन देखेंगे गलन की एंथैल्पी के रूप में। इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन माने कि गलन होता है। तो इसमें 1 मोल हम लोग ठोस लेंगे। अगर समझने के लिए ठोस की जगह बर्फ को ले लेते हैं तो 1 मोल ठोस रहेगा, उसको उसके गलनांक पर वह ताप जिस पे वह गलता है उसको गलनांक बोलेंगे। गलनांक पर क्या करेंगे, 1 मोल द्रव में परिवर्तित करेंगे। तो परिवर्तित करने पे जो भी उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको उस ठोस की गलन की एंथैल्पी कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बर्फ लेते हैं तो उसका 1 मोल लेंगे और उसको क्या करेंगे, गलनांक पे उसको गलाएंगे तो क्या होगा, 1 मोल जल में या फिर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे H2O जल का सूत्र है, अणु सूत्र, और यहाँ पे स्मॉल s लिखा हुआ है क्योंकि ये ठोस रूप में है। और H2O यहाँ पे L लिखा है, L माने कि लिक्विड या फिर द्रव रूप में। तो यहाँ पे जो 1 मोल ठोस है जल का वह 1 मोल द्रव में परिवर्तित हो गया। तो यह जो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होगी या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो डेल H का मान है +6.0 किलो जूल है, माने कि इतनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है। यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो यहाँ अवशोषित हो रही है ऊष्मा और वह क्या कर रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे जो 6.01 किलो जूल जो ऊष्मा थी वह उसकी गलन की ऊष्मा या फिर बर्फ की गलन की एंथैल्पी कहलाएगी। इसी प्रकार से जो गलन की ऊष्मा को हम लोग निकालते हैं और गलन की जो एंथैल्पी का मान अधिक होता है कभी कभी क्योंकि उसमें आकर्षण बल का मान ज़्यादा रहेगा अणुओं के बीच, तो एंथैल्पी का मान ज़्यादा होगा। और ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान कम रहेगा तो एंथैल्पी का मान कम मिलता है। अब दूसरा परिवर्तन हम लोग देखेंगे प्रावस्था संक्रमण में
कि कोई भी द्रव जब क्या होता है, उबलता है और उबल करके उसके क्वथनांक पर जो ताप जिस पे द्रव उबलेगा वह क्वथनांक कहलाता है। तो कोई भी द्रव उबल करके क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस अवस्था में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वह कहलाएगा वाष्पीकरण की एंथैल्पी, क्योंकि वहाँ पे वाष्पन की क्रिया होगी और द्रव का परिवर्तन वाष्प या गैस रूप में हो जाएगा। तो दूसरा देखते हैं कि द्रव पदार्थ के क्वथनांक पर गैस अवस्था में जो परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। इसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे द्रव क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। इसको अगर हम लोग परिभाषित करेंगे तो हो जाएगा, 1 मोल लेंगे द्रव का, वह अपने क्वथनांक पर माने कि बॉइलिंग पॉइंट पर गैस अवस्था में परिवर्तित होता है और उस अवस्था में जो भी ऊष्मा परिवर्तन या फिर एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वह क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाएगा। तो ये होता है वाष्पीकरण की एंथैल्पी। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण के लिए जल को ही लेंगे तो H2O यहाँ पे लिक्विड L लिखा है माने कि द्रव रूप में है और यह वाष्पित होकर के H2O यहाँ पे G माने कि गैस बना रहा है। तो यहाँ पे जो पानी है वह वाष्प में परिवर्तित हो रहा है और यहाँ पर डेल H का मान +40.6 किलो जूल पर मोल है, माने कि 1 मोल के लिए 40.6 किलो जूल यहाँ पे एनर्जी लग रहा है। तो यह भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और ऊष्मा के अवशोषण से द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो ये हो गया जल के लिए वाष्पीकरण की एंथैल्पी का मान डेल H। इसी प्रकार ये बेंजीन है C6H6, ये भी लिक्विड रूप में रहता है, द्रव रूप में। उसको जब गैस रूप में लाएंगे तो 30.5 किलो जूल पर मोल, माने 1 मोल बेंजीन को गैसीय रूप में लाने के लिए, वाष्पीकरण करने के लिए 30.5 किलो जूल एंथैल्पी का लगता है। अतः यहाँ पे जो बेंजीन के लिए वाष्पीकरण की एंथैल्पी का मान 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। यह हो गया वाष्पीकरण की एंथैल्पी। अब तीसरा जो अवस्था परिवर्तन है उसको देखेंगे। तो हम लोग 2 अवस्था को देख लिए, जब क्या करेंगे, ठोस को द्रव में परिवर्तित कर रहे थे और द्रव को गैस में परिवर्तित कर रहे थे। अब एक अवस्था परिवर्तन ऐसा आता है जिसमें जो ठोस रहता है उसको द्रव में परिवर्तित नहीं करते हैं और ठोस से क्या करेंगे, सीधे उसको गैस में परिवर्तित कर देंगे। तो इस अवस्था में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगी उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी और इंग्लिश में बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन माने कि होता है ऊर्ध्वपातन। तो जब 1 मोल ठोस को उसके गलनांक से कम ताप पे उसको गलित नहीं करना है, द्रव रूप में नहीं लाना है, माने गलनांक से कम टेम्परेचर पे ही उसको बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे उसको गैस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो यह प्रक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन की ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी कहलाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, कोई सा भी यौगिक लेंगे तो वह ठोस रूप में रहता है। जैसे कि ये क्या है, एंथ्रासिन है, नेप्थलीन है। नेप्थलीन में C10H8 रहता है इसका सूत्र और ये यहाँ पे स्मॉल s लिखा है, माने कि ये सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है। और यहाँ पे वही नेप्थलीन क्या हो गया, गैस रूप में आ गया। तो ठोस से पहले द्रव में ना आकर के सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, तो वह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इसमें जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको डेल H सब यहाँ पे लिखा है, माने कि सब्लिमेशन। तो डेल H सब्लिमेशन से प्रदर्शित करेंगे और
नेप्थलीन के लिए 73 किलो जूल पर मोल होता है। माने कि 1 मोल नेप्थलीन को ऊर्ध्वपातन करने के लिए 73 किलो जूल एंथैल्पी परिवर्तन वहाँ पे होगा। इसी प्रकार जो आयोडीन है वह ठोस रूप में रहता है और उसको गैस रूप में लाने के लिए प्लस 62.4 किलो जूल यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन होता है। यह हो गया। तो हम लोग जो गलन की एंथैल्पी देखे उसको डेल एच फ्यूजन लिख सकते हैं और जो वाष्पीकरण की एंथैल्पी को डेल एच वेपोराइजेशन लिख सकते हैं, क्योंकि फ्यूजन माने होता है गलन और वेपोराइजेशन माने होता है वाष्पीकरण। अब यहाँ पे सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे सब वेपोराइजेशन हो जा रहा है, माने कि ठोस से सीधा द्रव में। तो जो सब्लिमेशन की प्रोसेस है उसमें ठोस से गैस में आ रहा है, तो इन दोनों के योग के बराबर सब्लिमेशन की एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। हेस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ही विस्तारित किया और उन्होंने सन 1840 में G.H. हेस ने इस नियम का प्रतिपादन किया और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन में एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान रहता है, चाहे वह परिवर्तन एक पद में हो या कई पदों में। माने कि कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा और यह परिवर्तन अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करेगी। यह था हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बनता है तो उसको दो प्रकार से बना सकते हैं। पहले क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे और एक ही स्टेप में यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। तो ये एक ही स्टेप में हो जाता है और यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान -393.5 किलो जूल होता है। तो ये एक स्टेप में हो गया। अब इसी को देखते हैं तो कार्बन और आधा अणु हाफ अणु ऑक्सीजन का जब संयोग करके पहले क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ अणु फिर ऑक्सीजन से संयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। माने कि यहाँ पे ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, माने कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण और यहाँ पे एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो ये पहले स्टेप में, दूसरे वाले पद के पहले स्टेप में -110.5 किलो जूल ऊर्जा एंथैल्पी परिवर्तन हुआ और दूसरे स्टेप में -283.0 किलो जूल एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। तो हेस का नियम क्या कहता है कि इस स्टेप में जो भी एंथैल्पी परिवर्तन है ये वाला, इसका मान इन दोनों के मान के योग के बराबर होना चाहिए। माने कि इस स्टेप में जितना एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है इस स्टेप से भी जाएंगे तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान उतना ही होगा। माने कि एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा स्थिर रहता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वही मान इस अकेले से भी मिलेगा, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यही है हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। अब इस नियम में इसी को समझाया है C+O2 CO2 फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो गया और इतनी ऊर्जा यहाँ पे एंथैल्पी में परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। अगर उसको देखेंगे तो जब ये 2 स्टेप में होता है तो पहले आधा अणु ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना और इतना ऊर्जा लगा। दूसरी बार यही कार्बन मोनोऑक्साइड आधा अणु ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बनाया और इतना एनर्जी लगा। जब दोनों स्टेप को जोड़ेंगे तो CO2
बनेगा। तो इन दोनों एनर्जी को भी जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़े हैं तो इसमें भी उतना ही एनर्जी लग रहा है। तो इसमें क्या आया कि दोनों पथ में एंथैल्पी परिवर्तन का मान समान रहता है। यह पहले वाले के लिए डेल एच था और इसमें दोनों को जोड़े तो डेल एच आया। तो इस प्रकार से हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम यहाँ पे स्पष्ट होता है कि एक पथ में, एक स्टेप में हो कोई अभिक्रिया या फिर दो या दो से अधिक पथ में हो, सभी में एंथैल्पी परिवर्तन का मान पूरे स्टेप के योग के बराबर होगा या फिर दोनों पथ में एंथैल्पी परिवर्तन का मान समान होगा। और हेस के नियम का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण इसमें बताया गया है कि कोई पदार्थ ए से बी में दो प्रकार से परिवर्तित हो सकता है। पहले या तो ए से बी बनाएगा सीधा, या फिर क्या करेगा ए से सी बनाएगा और सी से फिर बी बनाएगा। तो दोनों स्टेप में जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको Q ऊष्मा पहले स्टेप के लिए Q1 माना है और दूसरे स्टेप के लिए Q2 माना है। और उसको जब देखेंगे तो लास्ट में मिलता है कि हर स्थिति में Q1 का मान Q2 के समान ही रहता है। माने कि यह स्पष्ट होता है कि हेस का नियम सही है और यह ऊष्मागतिकी के ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन भी करता है। माने ऊष्मागतिकी का जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, उस नियम का यह पालन करता है। ये यहाँ से स्पष्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे हेस के नियम के अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। इसमें जो हेस का नियम था, स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, उसका उपयोग बहुत सारी एंथैल्पी को ज्ञात करने के लिए किया गया। तो सबसे पहले बताया गया संभवन की एंथैल्पी का निर्धारण। संभवन की एंथैल्पी क्या है इसके बारे में पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसमें क्या बोला गया कि जो अणु अपने अवयवी तत्वों से नहीं बनते हैं, माने कि सीधे अपने अवयवी तत्वों से, ये सीधे अपने अवयवी तत्वों से संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जो संभवन ऊष्मा का मान है कैलोरी मापी से नहीं निकाला जा सकता। माने कि कैलोरी मापी से संभवन ऊष्मा को निकालते हैं, लेकिन जो अणु अपने अवयवी तत्वों से नहीं बनते हैं उनको कैलोरी मापी से नहीं निकाला जा सकता। और ऐसे अणुओं की जो संभवन ऊष्मा का मान है उसको हेस नियम की सहायता से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, यह गैसीय रूप में रहता है, इसकी संभवन ऊष्मा को कैसे हेस नियम से निकालेंगे। तो अभी जो देखे वही उदाहरण है। कार्बन और ऑक्सीजन सीधे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और एंथैल्पी परिवर्तन ऊपर में जो देखे थे वही है यहाँ पे। और कार्बन मोनोऑक्साइड आधा ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसमें भी एंथैल्पी परिवर्तन इतना होता है, इसको देख चुके हैं। अब क्या करेंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके लिए हमको एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पे निकालना है संभवन ऊष्मा के रूप में। तो इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को घटा देंगे तो यहाँ पे जो CO है, ये CO यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा घटाएंगे तो। अब इसके साथ माइनस आएगा तो पक्षांतर होकर के वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक O2 है उसमें से हाफ O2 घटा तो हाफ O2 बचा है, और ये कार्बन इधर बचा है, और इधर का CO2 और इधर का CO2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये CO में माइनस आ जाएगा, तो ये पक्षांतर होकर के इधर आ जाएगा। माने कि पहले में से दूसरे को घटाए तो CO बन रहा है। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाए हैं तो इसमें से इसको भी घटा देंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो
जो मान आएगा वो कितना आ जाता है, -110.5 किलो जूल। तो यही क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की संभवन की ऊष्मा रहेगा। तो इस प्रकार से हेस नियम की सहायता से संभवन ऊष्मा निकालते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे हेस नियम के अनुप्रयोग में, तो जो अपरूपीय संक्रमण की एंथैल्पी का निर्धारण। अपरूपीय कहने का मतलब है कि जो अपर रूप पाया जाता है, जैसे कार्बन का हीरा, ग्रेफाइट, काजल, चारकोल और कार्बन पेपर, ये सब अपर रूप हैं कार्बन के। तो एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में जब परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं अपरूपीय संक्रमण। तो उस स्थिति में एंथैल्पी में परिवर्तन का निर्धारण यहाँ पे कर सकते हैं हेस नियम की सहायता से। जैसे इसकी सहायता से ग्रेफाइट से हीरा का बनना, या फिर जो सल्फर रहता है उसमें भी संक्रमण पाया जाता है। तो एकांताक्ष सल्फर से विषम लंबाक्ष सल्फर, या फिर पीले फास्फोरस से लाल फास्फोरस का बनना, इन सब की एंथैल्पी संक्रमण का यहाँ पे निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन में हीरा से ग्रेफाइट में संक्रमण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन कैसे निकालेंगे। तो इसमें दिया है हीरा है, उसका अगर दहन कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, पहले देख चुके हैं इसके बारे में, दहन एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में। तो ये CO2 बनेगा और एंथैल्पी परिवर्तन का मान इतना आएगा। अगर ग्रेफाइट को दहन कराते हैं तो इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन इतना रहता है। अब क्या करेंगे, हीरा से हम लोग को ग्रेफाइट बनाना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ग्रेफाइट के सामने माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो हीरा माइनस ग्रेफाइट हो जाएगा। अब माइनस को पक्षांतर करेंगे तो वो इस साइड आ जाएगा, तीर के राइट हैंड साइड में। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण से दूसरा समीकरण को घटाएंगे, तो ये O2 गैस घट, इसमें से ये घटेगा तो ये कट जाएगा, और इसमें से ये भी घटेगा तो ये भी हट जाएगा। अब हीरा में से ग्रेफाइट को घटाएंगे तो ग्रेफाइट राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब इस वाले मान से इस वाले मान को भी घटाएंगे तो क्या आ रहा है, -2.0 किलो जूल आ रहा है। तो यही है हीरा से क्या बन रहा है, यहाँ पे घटाने के बाद हीरा से ग्रेफाइट मिल रहा है और डेल एच का मान -2.0 किलो जूल आ रहा है। तो ये हो गया संक्रमण की या अपरूपीय संक्रमण की एंथैल्पी का मान, जो हीरा रूप से ग्रेफाइट रूप में अपर रूप में संक्रमण को दर्शाता है। अब तीसरा देखेंगे जलयोजन की एंथैल्पी की गणना। तो जलयोजन की एंथैल्पी का मान प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात करना कठिन होता है, माने कि प्रयोग के द्वारा इसको निकालना कठिन होता है, लेकिन हेस नियम के उपयोग करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो जलयोजन की एंथैल्पी हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी अणु में जब जल का अणु जुड़ता है, माने कि जल के साथ योग होता है, तो वह कहलाएगा जलयोजन, और उसमें जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो कहलाएगा जलयोजन की एंथैल्पी का परिवर्तन। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो बेरियम क्लोराइड है उसको जल या एक्वा में घोलेंगे तो इसका जलीय सॉल्यूशन बनेगा। इसके लिए एंथैल्पी का मान इतना है, एंथैल्पी परिवर्तन। अब जो बेरियम क्लोराइड का 2H2O जल अणु के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सॉलिड रूप में है S, तो इसको जब लिक्विड या जल में घोलेंगे, एक्वा में घोलेंगे, तो बेरियम क्लोराइड इसमें भी बनता है और ये जल इस जल में आकर के घुल जाता है। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान इतना रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, जलयोजन की एंथैल्पी अर्थात BaCl2 को जब हम लोग सॉलिड रूप में लाएंगे, ये एक सॉलिड है एक लिक्विड है, दोनों को घोल करके सॉलिड रूप में लाना है,
तो इसकी एंथैल्पी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड है इसको सॉलिड रूप में लाएंगे तो डेल एच हमको ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे अज्ञात लिखा है। अब यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड 2H2O प्लस AQ है तो इसको BaCl2 जलीय विलयन के रूप में लिखेंगे। यह कहाँ से आया, डेल एच का मान 8.8 किलो जूल इसमें रहता है। यही समीकरण है, यहाँ पे फिर से लिखे हैं उसी को। अब क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये वाला समीकरण मिलेगा। माने इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये और ये सेम है और इधर एक ठो है तो एक ठो ये कट जाएगा इस साइड का और इस साइड का, तो ये वाला बचा और इधर AQ बचा। तो BaCl2 2H2O और ये 2H2O बना है तो ये 2H2 कट जाएगा और यहाँ पे जो BaCl2 और AQ BaCl2 इधर बनाएगा। तो इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एच प्लस 8.8 किलो जूल हो जाएगा। और तो कौन सा समीकरण मिलेगा, पहला वाला समीकरण हमें मिलेगा। तो यहाँ पे पहला वाला समीकरण मिलेगा तो उसके लिए डेल एच का मान कितना है, -20.6 किलो जूल है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो डेल एच बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड तो -20.6 और ये -8.8 बराबर माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो -29.4 किलो जूल आएगा। तो इस प्रकार से बेरियम क्लोराइड के जलयोजन की एंथैल्पी का मान यहाँ पे प्राप्त होता है और इस वाले समीकरण के लिए मिलता है। तो ये हो गया जलयोजन की एंथैल्पी। अब अगला अनुप्रयोग है हेस के नियम का कि किसी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करने के लिए। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हेस के नियम से आवश्यकता पड़ने पर चिन्हों में परिवर्तन होगा और परिवर्तन होता है तो उसको उल्टा करके लिखा जाता है तथा जो समीकरण रहता है उसको बीजगणितीय रूप से जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है और जो समीकरण मिलता है ज्ञात होता है उस समीकरण की सहायता से रासायनिक समीकरण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। माने कोई भी समीकरण रहेगा एक दूसरे से जोड़कर, घटाकर या फिर छोटे छोटी संख्याओं का गुणा करने के बाद जोड़कर या घटाकर छोटी छोटी अभिक्रियाओं के लिए हेस के नियम की सहायता से एंथैल्पी परिवर्तन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे बंद अपघटन की एंथैल्पी। बंद अपघटन की एंथैल्पी कहने का मतलब है कि गैसीय अणु में, गैसीय अवस्था में किसी भी बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को बंद अपघटन की एंथैल्पी या फिर बंद एंथैल्पी कहते हैं। तो गैसीय अणु के बंध को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है और जो एंथैल्पी की आवश्यकता होती है वह कहलाती है बंद अपघटन की एंथैल्पी। तो द्विपरमाणु या फिर बहुपरमाणु वाले जो अणु रहेंगे उनके बंद विघटन की एंथैल्पी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि बहुपरमाणु यौगिक, वे यौगिक जिसमें क्या है एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तो उनके लिए जैसे बंद विघटन में H2 है तो H और H के बीच सिंगल बंद है, इनके लिए बंद अपघटन ऊर्जा का मान इतना होता है। क्लोरीन है तो इसमें भी सिंगल बंद को तोड़ने के लिए इतने किलो जूल 1 मोल के लिए आवश्यक होगा पर मोल है। तो ब्रोमीन है तो इसके बीच के बंद विघटन की ऊर्जा इतनी होगी। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में डबल बंद पाया जाता है और नाइट्रोजन में ट्रिपल बंद पाया जाता है।
तो इनके लिए भी बंध विघटन की ऊर्जा हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं कि बहुपरमाणु माने कि एक से अधिक परमाणु जिसमें पाए जाएंगे, दो से अधिक परमाणु जिसमें पाए जाएंगे, उनके लिए बंध विघटन की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। तो जैसे H2O है, तो इसमें क्या है, एक तो हाइड्रोजन और बीच में ऑक्सीजन और एक और हाइड्रोजन रहता है। तो पहले वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंध को तोड़ेंगे तो H और OH बन जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए ये क्या रहेगा, गैसीय रूप में है, और इसमें इस वाले बंध को तोड़ेंगे तो एक तो H बनेगा गैस रूप में और OH बनेगा गैस रूप में। तो इसके लिए एंथैल्पी के परिवर्तन का मान 498 किलो जूल मिला ना। दूसरा देखते हैं कि ये जो OH बना है, ये OH, इसमें O और H के बीच इस प्रकार से बंध रहेगा। तो इसको भी तोड़ेंगे तो O बन जाएगा गैस रूप में और H बन जाएगा गैस रूप में। तो यहाँ पर भी एंथैल्पी परिवर्तन का मान 430 किलो जूल मिलेगा। अब क्या करते हैं कि इसमें पहला वाला बंध भी क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच था, और दूसरा वाला बंध भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है। तो दोनों समान प्रकार का बंध है। तो उसके लिए हम लोग जब एंथैल्पी निकालेंगे, एंथैल्पी परिवर्तन, तो OH की एंथैल्पी जो रहेगी दोनों मान के औसत के बराबर होता है, और उसको औसत एंथैल्पी परिवर्तन या औसत बंध एंथैल्पी परिवर्तन कहेंगे। तो इसमें दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, क्योंकि आंकड़ों का जोड़ बटा आंकड़ों की संख्या होता है औसत में। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे जो मान आएगा वह OH के लिए औसत बंध एंथैल्पी परिवर्तन कहलाएगा। उसी प्रकार से जो CH4 अणु है, इसमें 4 ठो CH बंध पाया जाता है। तो पहले CH के लिए इतना रहता है किलो जूल एंथैल्पी परिवर्तन का मान। दूसरा CH को तोड़ेंगे तो 439 किलो जूल आ जाएगा। तीसरा CH को तोड़ेंगे तो 452, और चौथा CH को तोड़ेंगे तो 347 किलो जूल आएगा। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो C 1 2 3 4 ठो H है, तो CH4 है। तो इसको तोड़ेंगे तो पहला विघटन होगा, दूसरा इसको तोड़ेंगे, तीसरा में इसको तोड़ेंगे और चौथा में इसको तोड़ेंगे। तो चारों के लिए अलग अलग ऊर्जा का मान मिलता है। तो इसका भी औसत निकालते हैं, तो चारों को जोड़ करके 4 से भाग देंगे तो 416 किलो जूल पर मोल आता है। तो 1 मोल मेथेन में इतना औसत CH के बंध के विघटन के लिए ऊर्जा चाहिए होगी, जो औसत बंध विघटन ऊर्जा कहलाएगी मेथेन के लिए। इसी प्रकार से जो बंध ऊर्जा का मान हम लोग को ज्ञात रहेगा तो क्या करेंगे, अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है डेल H मानक स्थिति में रिएक्शन के लिए बराबर आबंध एंथैल्पी, अभिकारकों की आबंध एंथैल्पी ऋण उत्पादों की आबंध एंथैल्पी का समेशन माने कि योग। तो अभिकारक की आबंध एंथैल्पी का योग ऋण उत्पाद की आबंध एंथैल्पी का योग, या फिर डेल RH मानक स्थिति के लिए होगा यहाँ पे उत्पादों के बंध की एंथैल्पी परिवर्तन मानक स्थिति में का योग, या फिर अभिकारकों की मानक स्थिति में एंथैल्पी परिवर्तन का योग। इसको कल देख चुके थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हेस के नियम की सहायता से बंध ऊर्जा की गणना करना। तो जो मेथेन देखे थे, मेथेन में CH बंध पाया जाता है। तो इसकी बंध ऊर्जा की गणना करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा समीकरण दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है कि जो मेथेन है
दो अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इसके लिए ये है डेल H1। पहला अभिक्रिया है तो डेल H को 1 माने हैं और इसमें इतना किलो जूल ऊर्जा निकला। दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन है, इसके लिए -394 किलो जूल ऊर्जा निकला, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो तीसरा अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन हो रहा है तो जल बन रहा है। यहाँ पे तीसरा अभिक्रिया है तो डेल H को 3 लिए हैं, इसके लिए इतना ऊर्जा निकला। अब क्या करते हैं, जो ग्रेफाइट रहता है कार्बन, उसके ऊर्ध्वपातन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट सॉलिड रूप में रहेगा और सीधे गैस रूप में आ रहा है, माने कि ऊर्ध्वपातन हो रहा है, तो इसके लिए डेल H को 4 मानेंगे। ये चौथा रिएक्शन है तो इसमें इतनी ऊर्जा अंदर अधिशोषित हो रही है, इसलिए ये प्लस है, और इन सब में ऊर्जा बाहर निकल रही थी तो यहाँ पे माइनस डाला था। अब यहाँ पे जो CH4 है वो क्या यहाँ पे H2 जो गैस है वह परमाणु के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे परमाणुीय ऊर्जा या बंध विघटन ऊर्जा लगेगी, इसका मान 436 किलो जूल मिल रहा है। तो ये पांचवा रिएक्शन है तो डेल H5 लिखे हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात किया जाना है, लिखा है ना। तो CH4 में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के लिए डेल H का औसत मान यहाँ पे औसत मान क्या होगा उसको निकालना है। तो जो समीकरण दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, पहला समीकरण का डेल H1 माइनस करेंगे डेल H2 को, और फिर माइनस करेंगे डेल H3 जो है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, छोटा संख्या है 2 तो 2 का गुणा करेंगे और इसको घटाएंगे इन दोनों में से। तो तीसरे में 2 का गुणा करते हैं तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और डेल H में भी होता है। उसी प्रकार जो पांचवा है इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 गुणा होगा, यहाँ भी होगा, तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन बन जाएगा, और हमको 4 हाइड्रोजन ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं तो ये 2H2 हो जाएगा, ये 4H हो जाएगा, और इस पूरे मान में 2 का इंटू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डेल H1 माइनस डेल H2 माइनस यहाँ पे 2 का गुणा किए हैं तो 2 इंटू डेल H3, और ये प्लस में है तो प्लस डेल H4, और क्या किए हैं प्लस, यहाँ पे 2 का गुणा किए थे तो 2 इंटू डेल H5। यहाँ पे सबको रखे तो सब का मान यहाँ से देख देख के यहाँ पे रखते जाएंगे और चिन्ह के साथ रखेंगे। सबको जब हल करते हैं तो यहाँ पर डेल H का मान क्या मिलता है, डेल H, यही डेल H है, बराबर 1661 किलो जूल मिल रहा है। तो ये इस समीकरण के लिए मिल रहा है। CH4 में 4 हाइड्रोजन के लिए इतना मिला, तो हमको जब एक हाइड्रोजन का एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच का निकालेंगे तो ये औसत मान आया है, चारों का औसत। जब एक ठो का निकालेंगे, केवल C और H एक ही ठो का निकालेंगे, तो इसको जब 4 से भाग दे देंगे तो एक ठो के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है मेथेन में 4 ठो कार्बन और हाइड्रोजन बंद हैं इस प्रकार से, तो इसको औसत ऊर्जा को 1/4 से भाग देंगे, तो इसको भाग दिए 1661 को 1/4 से, तो इतना मान आया है। तो ये एक ठो कार्बन और हाइड्रोजन के CH बंध की औसत ऊर्जा इतनी होगी। ये हो गया। तो इस प्रकार से बहुपरमाणुई अणु के लिए हम लोग बंध ऊर्जा निकालते हैं, और अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होती है वह अभिकारकों की कुल बंध एंथैल्पी ऋण उत्पादों की कुल बंध एंथैल्पी के योग के बराबर रहती है। यह हो गया यहाँ पे हेस के नियम का अनुप्रयोग खत्म। अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन बुक में मिलेगा आप लोग को, जिसको आप लोग देख लेना। यहाँ पे एंथैल्पी आधारित जो प्रश्न है उसको हल सहित दिया हुआ है,
जिसको आप लोग देखेंगे और परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हेस नियम पर आधारित जो प्रश्न दिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन ऊष्मा निकालने के लिए दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आता है और इसमें इस प्रकार से 3 समीकरण या 2 या 4 समीकरण दिया रहेगा। उसमें छोटी छोटी संख्याओं का 2 का 3 का गुणा करके उसको जोड़कर या घटा करके संभवन ऊष्मा निकाला जाता है, जो बुक में बहुत अच्छे से दिया है। आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस करना और नोट्स बनाते रहना। आज के लिए बस यहीं तक, अगली क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे।